हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई। तो इस पूरे चैप्टर में हम किसकी बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एटॉमिक न्यूक्लियस। देखो, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम, जो एंटायर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो मास होता है मतलब एटम का, जो स्मॉल वॉल्यूम के अंदर से क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियस बोलते हैं। एंड सूटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है। जैसे प्लैनेट सन के चारों ओर घूमता है, वैसे ही न्यूक्लियस के चारों ओर कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। दूसरा पॉइंट आ जाते हैं, फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड स्कैटरिंग, जो रिजल्ट आया था रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, उन्होंने न्यूक्लियर का साइज कितना पाया था, 10⁻⁻15 मीटर। एंड डायमीटर ऑफ एटम का डायमीटर कितना था, 10⁻10 मीटर। उन्होंने क्या पाया था कि जो मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है, क्या होता है एटम का, वो एम्प्टी होता है। ठीक है, अब हम न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है पढ़ेंगे। ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, चैडविक ने की थी। और इसी को देखते हुए लॉर्ड हाइजेनबर्ग ने एक थ्योरी दी थी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। कब आया था ये, 1932 ने बताया था कि जो न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, प्रोटॉन न्यूट्रॉन आर मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लियस। आपको पता है जो आपका न्यूक्लियस है उसके अंदर आपका क्या आएगा, प्रोटॉन भी आएगा और न्यूट्रॉन भी होगा, यही आपको बताया गया था। दिस इज न्यूक्लियस ऑफ, जिस न्यूक्लियस के अंदर जो मास नंबर होता है उसको ए से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड से। ठीक है, न्यूट्रॉन का हम कैसे करेंगे, न्यूट्रॉन को हम डिनोट करते हैं A-Z। ए का मतलब होता है मास नंबर, जेड का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया गया था प्रोटॉन गिव पॉजिटिव चार्ज, जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज देता है किसको, एटम्स को। ठीक है, द प्रोटॉन गिव्स पॉजिटिव चार्ज टू द न्यूक्लियस व्हाइल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टुगेदर गिव इट मास। ठीक है, अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या देते हैं, उसको मास देते हैं। किसको मास देते हैं, न्यूक्लियस को देते हैं। अब वो पूछे प्रोटॉन क्या देता है न्यूक्लियस को, तो पॉजिटिव चार्ज देता है। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों क्या देते हैं, उसे मास देते हैं। किसको, न्यूक्लियस को देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला थे, टू न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। क्या करता है वो, न्यूट्रलाइज कर देता है। जो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है वो न्यूट्रलाइज कर देता है। तो मेक द एटम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन इज जेड। अगला चलते हैं कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन के बारे में। अभी आपने पहले पढ़ रखा, ठीक है, प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं प्रोटॉन क्या होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन देखो क्या होता है, प्रोटॉन इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। क्या है आपका, एक फंडामेंटल पार्टिकल है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं। इसके पास चार्ज कितना होता है, अगर पूछे आप प्रोटॉन के पास चार्ज कितना, आप बोलोगे 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इसका मास कितना होता है, 1.6726 10⁻⁻27 kg, जो कि 1836 गुना बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है, 1836 गुना, इलेक्ट्रॉन से ही 1836 गुना बड़ा होता है। इसका जो एंगुलर मोमेंटम या स्पिन होता है वो कितना होता है, हाफ होता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन इतना होता है, और मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से बड़ा होता है। बात करते हैं हम न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन क्या होता है, चार्जलेस फंडामेंटल, मतलब चार्ज के ऊपर जीरो होता है, इसके ऊपर चार्ज कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, पार्टिकल हैविंग मास स्लाइटली ग्रेटर देन ऑफ प्रोटॉन। इसका थोड़ा सा ज्यादा मास होता है किससे, प्रोटॉन से। ठीक है, देख लो ज्यादा होता है। ठीक है, 49 है, वहाँ पे 29 था। इट हैज इंटेंसिंग एंगुलर मोमेंटम, इसका जो एंगुलर मोमेंट होता है किसके इक्वल होता है, वो प्रोटॉन के इक्वल होता है। उसका भी हाफ, इसका भी हाफ। मास ऑफ न्यूट्रॉन इतना होता है, लगभग दोनों का सेम ही होता है। ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन लगभग सेम ही होता है, पर इलेक्ट्रॉन से दोनों का क्या होता है, बड़ा होता है। अगला हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियॉन्स। तो जब भी आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक संग आ जाते हैं किसी भी एटम के अंदर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एक संग आ जाएंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसे बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स बोल देते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, उसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर। इसको डिनोट करते हैं जेड से। मास नंबर क्या होता है, जब आपका टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक संग मिल जाए उसे क्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं, और कुछ नहीं। ठीक है, अगला चलते हैं। प्रोटॉन किस दिखाते हैं, जेड से। इलेक्ट्रॉन किस दिखाते हैं, जेड से। न्यूक्लियॉन्स को ए से, और न्यूट्रॉन्स को एन से दिखाते हैं। इसका मतलब ए वायरस में जेड होता है। अगला आते हैं हम कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर मास क्या होता है, जो टोटल मास होता है प्रोटॉन का, या टोटल मास किसका, न्यूट्रॉन का। टोटल मास होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियर मास। न्यूक्लाइड क्या होता है, जब आपको सिंबल की प्रेजेंट में क्या कर देते हो, रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लाइड। अगला आता है आपका आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है, एक ऐसा एटम जिसके पास सेम एटॉमिक नंबर हो, बट उसका जो मास हो क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे इसका एटम तो सेम है, पर इसका जो मास नंबर है वो क्या है, अलग अलग है। एटम तो सेम है पर मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। एटम तो सेम है, बस मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। द एटम ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप्स। आगे बढ़ता है। ठीक है, अगला आता है एवरेज एटॉमिक मास। आपको पता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा था एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। The different isotopes of an element are found to have different relative abundance। आपको पता है
क्लोरीन का मास कितना होता है, 35 भी होता है और 37 भी होता है। तो ये डिफरेंट उसमें पाया जाता है, ठीक, कभी इसका, ठीक है। तो ये अलग अलग आपको देखने को मिलेगा धरती पर, ठीक है। तो द वेट एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द आइसोटोप एलिमेंट इज टेकन इट्स एवरेज एटॉमिक मास। इन सभी का क्या लिया जाता है, दोनों का एवरेज लेंगे, वही क्या होगा, इसका एवरेज एटॉमिक मास होगा। जैसे ये 75% पाया जाता है, ये 25% पाया जाता है, तो एवरेज कितना हो जाएगा इसका। तो एवरेज देखो 75% इसका मास ले लेंगे, इस कर देंगे 35.5। आपने पढ़ा भी हुआ कि क्या पढ़ा था आपने कि जो क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 35.5 होता है वो, उससे क्या बोलता है एवरेज एटॉमिक मास, जो सबको लेकर किया जाता है। अगला आते हैं हम आइसोबार। क्या होता है आइसोबार, उसको कहता था एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, पर उसका जो एटॉमिक नंबर होगा क्या होगा, वो अलग अलग होगा, ठीक है। द एटम्स हैविंग द सेम नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। देखो एटम्स तो मास नंबर क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, पर एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। देखो मास नंबर क्या है इसमें सेम, एटॉमिक नंबर क्या है इसमें डिफरेंट। देखो मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, उसे क्या बोलेंगे हम, आइसोबार कहते हैं। अगला आते हैं हम आइसोटोप्स। आपको बता दिया मैंने, पहले ही बता दिया था उसी में कि इसको, इसमें क्या होता है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहता है, ठीक है। तो देखो इसमें से घटाओगे, इसमें से घटाओगे, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। इसमें देखो ए माइनस में जेड क्या होता है, न्यूट्रॉन्स होता है, तो समझ में आ गया ना। न्यूट्रॉन्स मतलब आइसोटोप्स मतलब एक ऐसा आइटम जिसका क्या ना हो, न्यूट्रॉन क्या हो, सेम हो, ठीक है। अगला आता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट मतलब वन एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, 1/12 मास ऑफ एक्चुअल कार्बन एटम। समझ में आ गया। तो 1 में क्या हुआ, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, ये कितना होता है, इतना होता है 1 पॉइंट। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, लगभग इतना होता है 1 लगभग मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही होता है नियरली देखा जाए तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका रखना 9.1 × 10⁻³ kg, एमयू में कन्वर्ट करो तो लगभग 0 हो जाता है, ठीक है। प्रोटॉन इतना होता है 1.0073 एक एमयू में, और ये मास इसका आपको पता ही लगभग सबका एक होता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन लगभग 1 हो जाएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग 1 एमयू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लगभग 0 एमयू आपका हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे कितना चार्ज होता है, 1.6022 × 10⁻19 जूल। और क्वेश्चन में पढ़ना दिमाग में, ठीक है। ये भी आपके सिलेबस में दिया है, रिलेशन बिटवीन AMU एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनके बीच में देखो रिलेशन क्या होता है, E = होता है mc², मास कितना होता है, एक उसका इतना होता है, आपने पढ़ा C इतना होता है, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, नीचे 1.602 से कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम न्यूक्लियस डायरेक्टली पर्पस होता है, मास नंबर क्या होता है, मास नंबर को स्टूडेंट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्पेस 4.3 πr³ होता है। ए हो गया, कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट को छोड़ दो, r³ डायरेक्टली पर्पस टू ए हो गया, इसे हटाओगे तो क्या आएगा, r0 a⁻³ 1/3, बस खत्म, ठीक है। r0 कितना होता है, 1.2 फर्मी होता है। डेंसिटी क्या होता है, मास अपर वॉल्यूम, मास क्या हो गया आपका, ये तो पूरे मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन बात कर लो, ए आपका जो है कितनी बार है, ठीक है। तो AM/4/3 πr³। तो r0 की वैल्यू आपको पता है, r की वैल्यू क्या है, r0 a⁻1/3, 3 से निकल जाएगा, आपका आंसर करने पे ही आ जाएगा। ये सारी वैल्यू क्वेश्चन इसकी वैल्यू कितनी, 2.3 × 10⁻17 kg/m³। आगे बढ़े। अब देखो न्यूक्लियर फोर्स ये सब लिखा है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको बस ये पता होना चाहिए। देखो जैसे कि आपको पता है एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ रहते हैं, पर वो रहते क्यों, उनके बीच में कोई फोर्स क्यों लगता है। अगर मान लो प्रोटॉन रह रहे तो उनके बीच में फोर्स क्यों लग रहा है, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन ने पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों रिपेल क्यों नहीं हो रहे आपस में, तो उनके बीच में कोलम्बिक फोर्स लगता है। उनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, न्यूक्लियर फोर्स लगता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, किससे, कोलम्ब फोर्स से भी स्ट्रॉन्ग होता है, जो क्या करता है, बाइंड करके रखता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में छोटे से न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी देख लो। प्रॉपर्टी पहला स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, इसका जो इंटरेक्शन होता है क्या होता है, बहुत ज़्यादा। देखो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये आपका कोलम्बिक फोर्स है, या आपका न्यूक्लियस फोर्स है। तो देखो ये 10⁻36 गुना बड़ा है, किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से, कौन, कोलम्बिक फोर्स। और कोलम्बिक फोर्स से कितना गुना बड़ा है, 100 गुना बड़ा है आपका न्यूक्लियर फोर्स। ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, हमेशा शॉर्ट रेंज में लगेगा, मतलब जहाँ पे 2-3 फर्मी का डिस्टेंस होता है वहीं पर लगता है, ठीक है। ये चार्ज, इससे चार्ज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये चाहे प्रोटॉन होगा वहाँ पे भी सेम होगा, जहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन होगा वहाँ पे भी सेम होगा, जहाँ पे न्यूट्रॉन होगा वहाँ पे भी सेम न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, ठीक है। यहाँ पे चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। सैचुरेशन इफेक्ट, ये बस अपने आप से मतलब रहता है, मतलब अपने अगल वाले से, अपने बगल वाले से, उसको और उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो लिखो सो सैचुरेशन इफेक्ट, न्यूक्लियस इंटरेक्ट्स ओनली विद इट्स नाइबरिंग इलेक्ट्रॉन, किससे करता है, नाइबरिंग से करता है। दिस प्रॉपर्टी इज सपोर्टेड बाय द फैक्ट दैट द बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियस इज सेम विद वेवर वाइड रेंज ऑफ मास नंबर। इस पर डिपेंड करता है, स्पिन पे क्या करता है, डिपेंड करता है। न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियस हैविंग पैरेलल स्पिन इज स्ट्रॉन्गर बिटवीन टू न्यूक्लियस हैविंग एंटी पैरेलल स्पिन। जब एक जैसा स्पिन होगा तो क्या हो जाएगा, इस स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। अब देखो एक्सचेंज पॉइंट, ये एक्सचेंज करता रहता है, मतलब एक मीजोन्स नाम कुछ आता है शायद,
उसे एक्सचेंज करता रहता है, ठीक है। अगला आता है हमारा नॉन सेंटर फोर्स। इस सेंटर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सेंटर पे इसका कोई मतलब नहीं, सेंटर पे ज़्यादा हो कम होगा, ये सब जगह बराबर लगेगा, ठीक है आपका मतलब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस ये इतना था, ठीक है। और हम पार्ट 2 में लौटेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, टाटा बाय बाय।